हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के लिए जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों में ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। रंगमंच न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब्जेक्ट आपको मिला हुआ है। और इसमें आज आपको हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट जो है वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र इस चैप्टर का टाइटल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब एक बार आप सिलेबस देख लो। देखिए, रंगमंच जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपकी पहली यूनिट में 2 चैप्टर है, दूसरी यूनिट में भी 2 चैप्टर है, तीसरी यूनिट में एक ही चैप्टर दे रखा है। जो आपकी चौथी यूनिट है इसमें 2 चैप्टर है, और पांचवी यूनिट जो है इसमें केवल एक ही चैप्टर। तो जैसे आपको सिलेबस में दिया हुआ है सेम ऐसे ही हम आपको वीडियो में कराएंगे। ठीक है, और एक बार देखिए, जो पहली यूनिट के दोनों चैप्टर में से यानी यूनिट 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इन दोनों में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है आपके कवर होने चाहिए दोनों यूनिट में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। एक एक चीज जो आपको बताई जाएगी आप उसे समझिए अच्छे से और आप उसको लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं। भारत में नाट्य शास्त्रीय परंपरा कितनी प्राचीन है, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। देखिए, विद्वान जो है उनकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ कहते हैं कि जो नाट्य शास्त्रीय परंपरा है ये ग्रीक से आई हुई है। ठीक है, कुछ यहाँ से उसको जोड़ के देखते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि इसको भारत की वैदिक परंपरा से जोड़ के, यानी कहते हैं कि भारत के जो वेद हैं, वेदों में भी कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र के कुछ तत्व जो है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्वानों के बीच में मतभेद आपको देखने को। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है रंगमंच। रंगमंच जो है ये किस चीज पे, ये नाटक के ऊपर होता है। तो रंगमंच का मतलब क्या होता है, अगर आप सिंपल शब्दों में समझ जाएंगे तो आगे आपको सब कुछ आसान लगेगा। रंगमंच क्या होता है, एक स्टेज होती है। ठीक है, स्टेज स्टेज मान लो, या फिर इसको आप एक प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। अब देखिए, जब भी कोई नाटक किया जाता है तो उसके लिए एक स्टेज की आवश्यकता होती है। उस स्टेज को ही रंगमंच कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में रंगमंच कह लो, और इंग्लिश में आप इसको थिएटर के रूप में देख सकते हैं, थिएटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से नाटक होता है, नाटक किया जाता है। हम क्या है, जैसे मान लीजिए, आप एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपने बचपन में रामलीला जरूर देखी होगी। तो जब आप रामलीला देखने जाते थे तो आपके सामने एक मंच होता था। ठीक है, और आप मंच के सामने यहाँ पे बैठते थे। यहाँ पे हो सकता है चेयर लगी हो, या फिर जमीन पे बिठाया जाता हो, जो भी वहाँ पे प्रबंध हो। इस तरीके से यहाँ पे होती है ऑडियंस, यानी कि जनता। और यहाँ पे होता है मंच। मंच में क्या होता है, जो जैसे राम जी का कोई किरदार कर रहा है तो वहाँ पे वो हो जाएंगे। उनके साथ जो उनके और कैरेक्टर होंगे, जैसे लक्ष्मण जी हो जाएंगे या हनुमान जी। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होंगे वहाँ पे, उनका किरदार निभा रहे होंगे और हम यहाँ से देख रहे होंगे। तो ये जो हिस्सा है जहाँ से ये नाटक किया जाता है, ड्रामा किया जाता है, ठीक है, जहाँ से एक्टिंग हो रही है, अभिनय हो रही है, उसको बोला जाता है रंगमंच। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल डिटेल में नाटक के बारे में आप शुरू से लेकर आखिर तक की यूनिट में समझोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि नाटक जो है, ये जो नाट्य शास्त्रीय परंपरा है, इसको लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद है, ये हमने समझ लिया। आगे देखिए, भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई है, ये जो ग्रंथ है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पांचवा वेद माना जाता है। आप इतना महत्वपूर्ण आप इसे समझ सकते हैं, इसे पंचम वेद कहा जाता है। देखिए, भरत से पहले, ठीक है, भरत मुनि से पहले और भरत मुनि के बाद भी कई सारे ऐसे आचार्य हुए हैं जो नाट्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं, नाट्य शास्त्र से संबंधित है। उनकी कुछ रचनाएं मिलती भी है, और कुछ रचनाएं जो है नष्ट हो चुकी है, नहीं भी मिलती। लेकिन जब इनसे पहले भी नाटक था और नाट्य की जो रचनाएं थी और इनके बाद भी थी, तो भरत मुनि को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो उसके पीछे एक कारण है क्यों माना जाता है, इसे समझिए। देखिए, कि जो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र रचा है ना, वो एक ऐसा प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें बिल्कुल जो भी नाट्य शास्त्रीय सिद्धांत है उसको बिल्कुल क्रमबद्ध, यानी पूरे एक सीक्वेंस से, पूरा क्रम से, बिल्कुल विस्तार से, और एकदम सूक्ष्मता, यानी एक एक जो छोटी से छोटी भी चीज है ना उसको भी बहुत विस्तार से इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इसीलिए नाट्य शास्त्र के क्षेत्र में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र माना। ठीक है, आगे देखिए, नाट्य शास्त्र के क्षेत्र में इस ग्रंथ का वही स्थान है जो कि व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी का। तो देखिए, तुलना कर दी है, इनकी तुलना कर दी है पाणिनि से। जिस तरीके से पाणिनि ने अष्टाध्यायी रची व्याकरण के क्षेत्र में, ये सबसे फेमस माना जाता है इसको, इसी तरीके से नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि का सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, भरत मुनि के बाद सभी आचार्य, जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने भरत
मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित नाट्य शास्त्र शास्त्रीय सिद्धांत था, इस पर ही विचार विमर्श कर, यानी इसको ही मूल मानकर इसके ही आधार पे आगे रचनाएं की गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नाटक है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो नाटक जो शब्द है ये नट धातु से उत्पन्न माना जाता है। इसमें भी विद्वानों को लेकर, उनके मन में लेकर कुछ मतभेद आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि नाटक शब्द जो है वो नट धातु से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति जो है वो नट धातु से मानते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि नट और नृत्य धातुओं के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। देखिए, एक होता है नट और एक होता है नृत्य। ये जो धातु है, तो कुछ जो विद्वान है इन दोनों को सेम मानते हैं, यानी इनके बीच में कोई अंतर ही नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ लोग नट को अलग मानते हैं और नृत्य को अलग मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी कुछ जगह पे आपको विचारों में मतभेद देखने को मिले। नेक्स्ट है कि नाटक जो है वो काव्य की एक ऐसी विधा है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है, अवस्थानुकृति, अभिनय, भाव प्रकाशन, रसानुभूति सबकी व्याप्ति हो जाती है। यानी कि नाटक एक ऐसी विधा मान लो आप इसमें, जिसमें आपको अवस्थानुकृति यानी कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सीन होते हैं उसके अंदर जो दृश्य होते हैं वो दिखेंगे। इसमें आपको अभिनय यानी कि एक्टिंग दिखेगी। ठीक है, जो उसमें कलाकार होते हैं वो एक्टिंग करते हैं। इसमें आपको भाव प्रकाशन यानी कि आपको इमोशंस दिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप नाटक देख रहे हैं, कहीं रामलीला देख रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने जो आपके जो कैरेक्टर हैं वो अपना अभिनय कर रहे हैं, तो उसमें जो राम जी बनते हैं, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जो जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया है, हमारे मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा भाव जग जाती है कि हमारे लिए, हम जानते हैं कि भाई वो राम जी जो है उनका रियल नेम हो सकता है रमेश हो या कुछ भी हो। ठीक है, आपने उनको कहीं बाहर भी देखा हो, लेकिन आपके सामने वो कैरेक्टर जो निभा रहे हैं ना, आपके लिए वो केवल और केवल राम होते हैं। ठीक है, तो हम मतलब उस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, और उनके द्वारा जो एक्टिंग की जा रही होती है, जो भी मतलब उसमें स्टोरी होती है, स्क्रिप्ट होती है जो चल रही होती है, हम उसको बिल्कुल रियल महसूस कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, यानी उसमें भाव प्रकाशन, उसमें अगर कोई दुख वाला सीन आता है हमारे सामने तो हम दुखी हो जाएंगे, यानी हमें इमोशंस दिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर भाव प्रकाशन होता है उसमें। फिर हमें रसानुभूति यानी हमें रस की अनुभूति भी होती है। अगर कोई दुख वाला सीन है तो हम दुखी हो रहे हैं, यानी कि हमें भाई दुख वाला रस मिल रहा है। अगर कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे हमें वीर रस देखने को मिलेगा। तो हमें वो चीज़ें फील होती है, यानी कि नाटक एक ऐसी विधा है जहाँ से हम अ, अभिनय को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भाव को महसूस कर सकते हैं, रस को महसूस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। जो नाट्यचार्य जो भरत हैं, ये इनका एक स्पष्ट कथन है। ये कहते हैं कि कोई योग, कोई कर्म, कोई शास्त्र, कोई शिल्प ऐसा नहीं है जिसमें नाटक ना दिखाई पड़ता हो। यानी कि हर चीज में नाटक होता है, इनका ऐसा कहना है। नाटक जो है वो सभी कलाओं, सभी शास्त्रों और सभी कर्मों का एक समन्वित रूप है। ठीक है, ये किसने कहा, ये भरत के कथन है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए, नाटक की उत्पत्ति और इसका स्वरूप समझिए। तो भारतीय साहित्य में देखें, लिटरेचर में देखें, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसको पांचवा वेद माना जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। भरत मुनि ने अपने महाकाव्यों में नाटकीय नाट्य शास्त्र के प्रारंभ में इसकी उत्पत्ति का बड़ा रोचक विवरण दिया। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो विवरण भरत के द्वारा मिलती है। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा मिलती है। तो क्या है इसकी स्टोरी, कैसे शुरुआत होती है, इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, और समझते हैं चलिए। देखिए, ये कहते हैं कि एक बार क्या होता है, जो मनु थे वो दूसरे युग में मनोरंजन का कोई अच्छा साधन ना रहने के लिए, मनु कहते हैं कि दूसरे युग में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो इसलिए लोग क्या थे, उदास रहा करते थे। क्योंकि वो आज के समय में जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह रील चमकाते रहते हो, तो यहाँ आपके पास मनोरंजन के साधन बहुत हैं, पर उस जमाने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो ऐसे में क्या होते थे, लोग उदास रहने लगे थे। तो ऐसे में इंद्र आदि सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से एक ऐसे आनंदप्रद मनोरंजन के विधान की प्रार्थना की। यानी कि सभी देवता, इंद्र वगैरह और सभी देवता गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा कि एक ऐसा आनंदप्रद मनोरंजन का विधान दो, यानी एक ऐसा कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे कि सभी का आनंदप्रद मनोरंजन हो, यानी सभी को मजे आए, अच्छा लगे, अच्छा फील हो, और मनोरंजन भी हो जाए। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए वो जो सभी जातियों के लिए समान रूप से मनोरंजन, यानी कि सभी का मनोरंजन उससे हो सके, ऐसा कुछ विधान दो। तो देवताओं की जो प्रार्थना थी उसको ब्रह्मा जी ने सुना। फिर ब्रह्मा जी ने क्या करा, ऋग्वेद से रस तत्वों को ग्रहण किया और नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना कर दी। ठीक है, पंचम वेद इसको कहा जाता है, नाट्य वेद कहा जाता है।
और नाटक के अभिनय के अनुरूप, जैसा जैसे नाटक में जो अभिनय होता है, अभिनय भी बहुत तरह की चीज़ें होती है जो आगे आगे की यूनिट्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पहला चैप्टर है इसलिए मोटा मोटा आपको समझना है। तो नाटक के अभिनय के अनुरूप सिद्धांतों के प्रकाश के लिए उन्होंने भरत मुनि को आज्ञा दी। यानी कि इन्होंने क्या करा, भरत मुनि को आज्ञा दी कि आपको आगे क्या करना है, ये नाट्य शास्त्र लिखना है पूरा, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो ये भरत मुनि ने कहा। तो ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है, समझनी है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, इसी प्रसंग को बताते हुए भरत मुनि कहते हैं कि नाटकों में क्या होता था, हमेशा देवताओं की विजय होती थी और राक्षसों की पराजय होती थी। यानी देवता जीतते थे और राक्षस जो थे वो हार जाते थे। तो ऐसे में जो राक्षस थे उनके भाई दर्द उठ गया, उनको भी तकलीफ हुई। वो गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने उनसे शिकायत की, ठीक है। जो राक्षस हैं वो कहते हैं कि हमेशा, मतलब ये जो नाटक है ये पक्षपातपूर्ण है, इसमें क्या होता है, हमेशा देवता जीत जाते हैं और हम हमेशा हार जाते हैं। तो ऐसे में फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि नाटक में पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें पक्षपात हो ही नहीं सकता, पक्षपात किया ही नहीं जाता है, ठीक है। इसमें तो तीनों लोगों के भावों का अनुकीर्तन होता है और समाज के व्यापक हित, यानी जो नाटक होता है उसका एक उद्देश्य भी होता है, तो समाज के हित के अनुकूल इसको बनाया गया है, ठीक है। नाट्य शास्त्र में वर्णित इस कथा को प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता पे भले ही आज के समय में लोग संदेह करते हो, इसको संदिग्ध मानते हो, लेकिन इसमें हमें जो चीजें दिखती हैं वो आज के समय में भी बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है, ठीक है। तो देखिए, इस कथा से प्रारंभिक नाटक की प्रकृति, जो प्रारंभिक नाटक होते थे उसकी प्रकृति, उसका नेचर पता लगता है। यानी नाटक का जो नेचर था, प्रकृति थी, वो क्या थी, एक तो लोगों का मनोरंजन करे, ठीक है। फिर क्या हो, लोक हितकारी हो, यानी कि जनता के हित के लिए हो, एक संदेश देता हो, यानी एक अच्छा संदेश देता हो, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ से भी एक संदेश मिल रहा है, राक्षसों की पराजय ही होती थी। क्यों होती थी पराजय, क्योंकि राक्षस के जो कर्म होते थे, आपको पता ही है कैसे कर्म होते थे, तो ऐसे कर्म अगर होंगे तो पराजय मिलनी ही थी। तो यहाँ से भी आपको एक चीज पता लग रही है। आगे देखिए, इस कथा में प्रारंभिक नाटक की प्रकृति पता लगती है और इसके स्वरूप जो है उसके बारे में भी प्रकाश उस पर डाला गया है, ये भी पता लगता है हमें। प्रारंभिक नाटक को मनोरंजकता, देखिए जो शुरू में नाटक होते थे वो क्या उद्देश्य होते थे ये समझिए। एक तो उससे मनोरंजन होना चाहिए, फिर उसमें कलात्मकता होनी चाहिए, उसमें अभिनेता जो हैं वो अभिनय करें, यानी अभिनय करने वाले अच्छे अभिनेता होने चाहिए। नाटक के अंदर नृत्य वगैरह होता है, ठीक है। उसमें संगीत भी देखने को मिलता है, लोक कल्याण की भावना, इन सारी चीज़ों के संकेत जो है हमें प्रारंभिक नाटक से मिलते हैं। तो ये बिल्कुल पॉइंट आपको एकदम लिखते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखिए, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि जो है, इनका जो नाट्य शास्त्र है इसको और थोड़ा विस्तार से समझ। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना नटों को प्रशिक्षण देने के लिए की थी। अब नट का मतलब क्या है, देखिए नट वो व्यक्ति होते हैं जो नाटक में अभिनय करते हैं, यानी कि नाटक में जो जो व्यक्ति रोल निभा रहे हैं, जो किरदार निभा रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, उसको नट कहा जाता है, ठीक है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र क्यों रचा, ताकि नटों को प्रशिक्षण दे दिया जा सके। आचार्य अभिनव गुप्त जो है वो क्या कहते हैं, इसे समझिए। इनका मानना है कि नाट्य का प्रायोगिक शास्त्र सबसे पहले भरत मुनि ने ब्रह्मा से सीखा। यानी कि नाटक को कैसे प्रयोग करना है ये भरत मुनि ने सबसे पहले किससे सीखा था, ब्रह्मा जी से सीखा था। फिर भरत मुनि ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को सिखाया। यानी कि देखिए, ब्रह्मा ने करी शुरुआत, फिर इसके बाद भरत मुनि सीखते हैं और भरत मुनि के बाद उनके शिष्य सीखते हैं, और धीरे 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 ये परंपरा चलती जाती है, चलती जाती है, और आगे फिर ये चलती आ रही है, ठीक है। भविष्य में नटों को लाभान्वित करने की दृष्टि से उन्होंने इस शास्त्र को ग्रंथ के रूप में निर्मित किया। यानी कि उन्होंने एक ग्रंथ का रूप दिया, क्योंकि ग्रंथ में लिख देने से वो चीज स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, ठीक है। तो जब उन्होंने एक ग्रंथ बना दिया तो आगे आने वाले भविष्य में नट उसको पढ़ेंगे, जो एक्टर होंगे उसको पढ़ेंगे, नाटक की डीप चीजों को समझेंगे, तो वो अच्छे से नाटक में अभिनय कर पाएंगे, ठीक है। इस उद्देश्य से इसको रचा गया। फिर पढ़ेंगे हम कालिदास, भवभूति, राजशेखर, ये सब नाटककार जो थे, इन्होंने भरत मुनि को एक महान नाट्य प्रयोक्ता के रूप में स्मरण किया है। मतलब भरत मुनि एक महान नाट्य प्रयोक्ता के रूप में देखे जाते हैं। इनको कालिदास भी महत्वपूर्ण मानते हैं, भवभूति भी मानते हैं, राजशेखर भी मानते हैं, सब भरत मुनि को महत्व देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, उनका नाट्य शास्त्र केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि सदियों तक बनी रहने वाली एक जीवंत परंपरा है। आज के समय भी में भी अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, पंचम वेद के रूप में इसको समझ रहे हैं, तो आज भी ये जीवंत है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में नाटक की उत्पत्ति और उसके अभिनय आदि के विषय में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है इन्हीं का माना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा हुआ है। इसमें नाटक का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचना प्रस्तुत किया गया है।
ठीक है। इसमें क्या मिलेगा हमें, नाटक के बारे में बिल्कुल प्रामाणिक और एकदम डिटेल में आपको विवेचन देखने। नाट्य संबंधित सभी विषयों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र जो है तो वो केवल और केवल नाट्य शास्त्र है। इस ग्रंथ नाट्य के स्वरूप को समझने में, यानी ये जो ग्रंथ है इसके द्वारा हमें जो नाटक का स्वरूप होता है उसको समझने में मतलब मदद मिलती है। यस, उसको समझने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, आप ये समझ लीजिए। ये केवल नाट्य कला का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय कलाओं का विश्वकोश माना जाता है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। यह ग्रंथ ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, विधा, योग, कर्म सभी चीजों का बोध इसमें से मिलता है। नाट्य शास्त्र का भारतीय साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसको पांचवा वेद कहा जा रहा है तो ये महत्वपूर्ण है ही। नाट्य की विभिन्न विधाओं पर जितना विवेचन इस ग्रंथ के अंदर मिलेगा ना, इसमें बिल्कुल डिटेल में मिलेगा, उतना आपको किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलेगा। नाटक के ऊपर और भी कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र जितना डीप डिस्कस करते हैं, जितना गहराई से डिस्कस करते हैं, इतना और किसी ग्रंथ में नहीं। अब बात करेंगे नाट्य शास्त्र के अध्याय के ऊपर। तो इसमें टोटल 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आप अपनी जो सोल की किताब है उसमें बुक में जाइए तो आपको वहां पे पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ऐसे करते करते 36 अध्याय में क्या है, सारा कुछ बताया हुआ है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र का महत्व, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, भरत मुनि के अनुसार नाट्य परंपरा का प्रमुख स्रोत जो है वो वेद है। वेदों से ही तो सारी चीजें ली गई है। नाटक का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है दुखी मन को शांत करना। अगर कोई दुखी है तो नाटक के जरिए उसको शांत किया जा सकता है। नाट्य के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए उसको प्रयोग विधि सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, बिल्कुल। अगर नाटक का उद्देश्य होता है और अगर उसके उद्देश्य तक आपको पहुंचाना है तो आपको नाटक की बहुत अच्छी जानकारी हो। ठीक है। ये जो आप यूनिट 5 तक जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। ये सब्जेक्ट शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा आज से पहले। ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो नाट्य शास्त्र के बारे में इतनी डीप नॉलेज हो जाएगी आपको। बहुत कुछ होता है, आपको पता भी नहीं होगा कि आगे कितना ज़्यादा एक एक चीज़ पे कितना डीप डिस्कशन हो रखा है। तो इसकी विधि, कहना कहने का मतलब है, अगर उसको उद्देश्य तक पहुंचाना है तो उसके लिए उसकी अच्छी जानकारी होनी। नाट्य शास्त्र में नाटक के विभिन्न स्वरूपों का हमको ज्ञान होता है। ठीक है। नाट्य शास्त्र में नाटक के भाव, उनके रस, इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है। अब देखिए रंगमंच, ये आपको एक इमेज मैंने दे रखी है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। इन ये जो चेयर है इसमें क्या होता है, इसमें ऑडियंस बैठेगी और ये एक स्टेज है जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे रंगमंच। इसी को रंगमंच, यानी एक स्टेज होती है। यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर जो होते हैं वो अपना अभिनय करते हैं, अपनी एक्टिंग दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, और हम उनको देखते हैं और सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, समझते हैं। तो ये होता है रंगमंच। ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय रंगमंच की अवधारणा। तो नाटक जो है वो मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम। नाटक के द्वारा मानव जो होता है अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, एक बेहतर साधन है। रंगमंच के जरिए जो कलाकार होते हैं वो अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। संभवतः ये कहा जाता है कि रंगमंच के मूल में यही अवधारणा होती है। नाटक जो होता है वो लोक हितकारी होता है, यानी जनता के हित के लिए होता है। मनोविनोद यानी कि जनता के मनोरंजन के लिए एक ऐसा साधन है जो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, नाटक एक ऐसा साधन है जिसको हम देख भी सकते हैं, और श्रव्य यानी कि उसको हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह का हमारा मनोरंजन हो जाता है। जैसे कि आप सोचिए, आप रेडियो सुनते हैं तो आप रेडियो में कुछ देख थोड़ी पा रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, तो वो श्रव्य साधन हो गया। लेकिन अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो आप उसमें देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। तो इस तरह से नाटक भी होता है, इसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नाटक की उत्पत्ति के समय महेंद्र इत्यादि देवताओं ने ब्रह्मा से ऐसा ही मतलब एक साधन मांगा था जिसमें उनका मनोरंजन हो सके। ठीक है। इन्होंने ऐसा ही साधन माना था जो देखा भी जा सके और जो सुना भी जा सके। इस साधन के दृश्य होने का अर्थ रंगमंच है, दिख रहा है हमें इसीलिए इसको रंगमंच कहा जाता है। रंगमंच के अभाव में विधा का दृश्य होना असंभव है। मान लीजिए कोई स्टेज नहीं होगी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो ये विधा जो है ये असंभव हो जाएगी। इसीलिए रंगमंच महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार नाटक की उत्पत्ति के साथ ही रंगमंच का भी मतलब उत्पत्ति हो गई, क्योंकि जब रंगमंच आएगा तभी नाटक आएगा, या नाटक आएगा तभी रंगमंच आएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रंगमंच जीवन की घटनाओं को सजीव रूप से उपस्थित करता है। ठीक है, जो भी, क्योंकि नाटक जो होता था वो जो समाज में जो चल रही जो भी चीजें चल रही होती थी उसके ऊपर ही होता था। तो इसलिए ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जीवन की जो घटनाएं होती हैं उसका सजीव रूप से हम चित्रण हमारे सामने करते हैं। दर्शक के सामने घटनाएं वास्तविक रूप से घटित हो रही होती
यानी जो कैरेक्टर होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, युद्ध का कोई सीन हो गया या कोई दुख का सीन हो गया, सब कुछ उनके सामने घटित हो रहा होता है। रंगमंच के माध्यम द्वारा दर्शक की भावनाएं मुख्य रूप से उत्तेजित होती है। ठीक है, उसमें संवेदनाएं उभर जाती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई दुख वाला सीन है तो लोग दुखी हो जाएंगे, रो जाएंगे, उनकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। अगर कोई हंसी वाला सीन है तो लोग हंसेंगे, खुशी मिलेगी उनको। तो जैसा मतलब उसमें सीन चल रहा होता है, लोग वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को उभारने के लिए ये होता है, हमारी संवेदनाएं हमें दिख जाती हैं, जिससे दर्शक के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है? विभिन्न प्रकार के रस निष्पत्त होते हैं। नेमीचंद जैन जो है, इन्होंने क्या लिखा है समझिए। ये कहते हैं कि रंगमंच कलात्मक अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है जिसमें मनोरंजन का अंश अन्य कलाओं की तुलना में ज्यादा है। यानी जितना मनोरंजन नाटक के द्वारा होता था वो अन्य कलाओं में इतना नहीं होता था। रंगमंच पर प्रदर्शित नाटक दर्शक का मनोरंजन करके ही संपूर्ण सफल होता है। अगर मान लो नाटक जो है दर्शक का पूरा मनोरंजन कर पा रहा है तो वो सफल माना जाएगा और उसका उद्देश्य पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट था ये पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक चीज़ें आपको बताइए। देखिए, ये वीडियो देख लें आप, इसके अलावा आप गूगल से पढ़ सकते हैं। आप केवल सोल की किताब को ना पढ़ें, आप अदर किताबें भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरी किताब हो, ताकि आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।